अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले दिनों संविधान पढ़ रहे थे, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे थे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी करंट के अंदर एक हाल ही में एक नियुक्ति हुई है केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, CIC के चेयरमैन के तौर पर हीरालाल सामरिया की। तो उस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है केंद्रीय सूचना आयोग और कैसे इसका विकास हुआ, कैसे बना, वर्तमान इसकी क्या स्थिति है और हमारे लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है, पारदर्शिता के लिए कितना जरूरी है, भ्रष्टाचार को रोकने में कितना सक्षम है और लोकतंत्र को कितना मजबूत करता है। ये सारी प्राथमिकता कहीं ना कहीं सूचना के अधिकार में आपको देखने को मिलती है, RTI में। समझ में आ गया। अब RTI जो है सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र का स्तंभ है, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, क्योंकि सूचना का अधिकार जब आपको मिलता है तो सरकार की जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाती है और जहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी वहां पर एक अच्छे और मजबूत लोकतंत्र की क्या होती है, स्थापना होती है। तो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एक हथियार है क्या? सूचना का अधिकार। किसका अधिकार? तो सूचना का अधिकार। तो केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया, उसके माध्यम से सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं और देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाने वाला। केंद्रीय सूचना आयोग, देखिए पहले इसकी बात करते हैं पृष्ठभूमि को लेकर। पृष्ठभूमि, जब हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, विश्व में, किसमें? विश्व के अंदर सर्वप्रथम स्वीडन में। कहां पर? स्वीडन के अंदर 1766 में सूचना का अधिकार लागू हुआ। समझ में आ गया? राइट टू इंफॉर्मेशन। कब? 76 में। आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए, आज से कम 200-250 साल पहले सूचना का अधिकार मिल चुका है। किसको? स्वीडन को। तो आपने देखा होगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जब भी किसी भी प्रकार का मानव का, लोकतंत्र का, विकास का कोई इंडेक्स होता है तो उस पैमाने पर वो आपको टॉप 3 में, टॉप 4 में आपको दिखाई देंगे। बार बार कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, लेकिन 3-4 देश जो स्कैंडिनेवियन देश के नाम से जाने जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको वहां पर दिखाई देंगे। उसका कारण है कि जो चीजें आज कई देशों में लागू हो रही हैं, लागू होने की कोशिश कर रही हैं, उन चीजों को आज से 200-250 साल पहले लागू किया जा चुका है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब 200-250 साल पहले वो चीजें वहां पर हैं तो उन देशों का विकास वास्तव में कितना हुआ होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो हम उसके लिए देखते हैं कि विश्व में सबसे पहले स्वीडन के अंदर, किसमें? स्वीडन के अंदर ये व्यवस्था लागू हुई। उसके बाद यूएनओ ने भी इसको स्वीकार किया। में 1946 में। उसके बाद यूएसए, किसने? यूएसए ने भी इसको स्वीकार किया 1966 में। इस तरीके से पूरी दुनिया में धीरे धीरे जहां पर लोकतंत्र मजबूती है, लोग आवाज उठा रहे हैं और जहां पर लोगों के अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, वहां पर धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं अपनाई जाने लगी और उसमें एक देश भारत भी आता है। तो विश्व के अंदर ये व्यवस्था यहां पर थी। बात करें भारत को लेकर, किसको लेकर? तो भारत को लेकर याद रखना, भारत में लंबे समय से इसकी डिमांड चल रही थी। धीरे 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 धीरे, ठीक है। एक केस आता है यूपी स्टेट वर्सेस राजनारायण, 1975। निष्पक्ष चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं जानकारी मांगी गई। तो ये सारी चीजें यहां से कहीं ना कहीं बीज रोपण देखने को मिलते हैं सूचना के अधिकार को, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव के लिए सूचना मांगी गई और सूचना के लिए कोर्ट में मामला गया। राजनारायण ने यूपी सरकार के अगेंस्ट में क्या किया? केस किया और इस केस के अंदर कहीं ना कहीं ये तथ्य दिखाई दे रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या जानकारियां मांगी गई? तो जानकारियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, तो यहां पर इस केस में मिलती है। तो कहीं ना कहीं सूचना का जो अधिकार है वो उसके बीज रोपण कहीं ना कहीं इस केस में आपको दिखाई देंगे। धीरे धीरे उसका विकास आपको दिखाई देगा। विकास के अंदर 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। समझ में आ गया? एग्जाम्स में बार बार इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। एक महिला अरुणा राय,
आईएएस थी बंगाल कैडर की, और रिटायरमेंट लेकर उन्होंने एक संगठन बनाया, किसान मजदूर शक्ति संगठन। और इस संगठन के माध्यम से उन्होंने जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करी कि स्टेट गवर्नमेंट हमें, सरकारी जो विभाग है वो हमें क्या कराए, जानकारियां उपलब्ध करवाएं, अरुणा राय के द्वारा। इसी कड़ी में एक नाम और आता, अरविंद केजरीवाल। आज की तारीख में लोकप्रिय नाम है, दिल्ली के सीएम है, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक संगठन बनाया, परिवर्तन संगठन, और उस संगठन के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करी। और ये सूचना के अधिकार की मांग की गई कि सूचना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स है, उसको मिलना ही चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखिए। तो इन दोनों ने प्रारंभिक प्रयास किए, इनके प्रयासों से इन दोनों को ही एक पुरस्कार दिया गया, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। मनीला फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार इनको प्राप्त हुए थे, दोनों को ये पुरस्कार मिला। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनोबा भावे प्रथम भारतीय। ध्यान रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, प्रथम भारतीय जिन्हें यह पुरस्कार मिला रेमन मैग्सेस, वो कौन थे? विनोबा भावे। और इनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है, इनके नाम से। और इसी कारण से इनको क्या किया, तो पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला, उसको ध्यान रखिएगा। अरुणा राय, जिनकी पृष्ठभूमि, जिन्होंने कार्य करने की जो शक्ति थी, जो कार्य किया, वो कहां पर किया? राजस्थान में। इनकी जो कर्म भूमि रही वो राजस्थान रही, और इनकी कर्म भूमि आपको पता है दिल्ली में रही। इन दोनों ने भी प्रयास किया सूचना के अधिकार का। ये एक सामान्य जानकारी, पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें केंद्रीय सूचना की, तो इसको देखकर देखिए वर्तमान स्थिति वर्तमान की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक साविधिक और स्वायत्त शासी संस्था है क्या? केंद्रीय सूचना आयोग। पहली चीज आपको ये याद रखनी, साविधिक कानून के द्वारा इसको बनाया गया है और स्वायत्त शासी संस्था इसको माना गया है, पहली चीज। संसद के द्वारा 12 मई 2005 को मंजूरी दी गई, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा राष्ट्रपति 15 जून 2005 को मंजूरी दी, और राष्ट्रपति कौन थे उस समय, ये भी ध्यान रखिएगा, एपीजे, ठीक है। और देश में 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। ये व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए, इस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया उसको थोड़ा सा समझ लें। इसके अंदर कुल मिलाकर 1+10, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, ये इसकी संरचना थी। वर्तमान संरचना यही मानी जाती है, लेकिन प्रारंभिक संरचना यह नहीं थी।
प्रारंभ के अंदर इसमें 1 और 4 का कॉम्बिनेशन था, 1 अध्यक्ष और 4 उसके सदस्य होते थे। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ये कानून है उसकी जो धारा है 13 के अंदर आयोग के गठन की बात कही गई है। एक चीज आपको ये याद रखनी है, 3-4 चीजें होंगी। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है उसको ध्यान रखिएगा। आयोग और सदस्यों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल, त्याग पत्र, हटाना, योग्यता, ये आपको देखने को मिलेगी। धारा 12 है सभी, ये आपको देखने को मिलेगी। अब इन चीजों के बारे में जानने की, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पहली चीज किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के। लेकिन नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। क्या होगी? एक चयन समिति होगी, ध्यान रखिएगा। उस चयन समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? 3। एक होंगे प्रधानमंत्री, दूसरे कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री, और 3rd नंबर पर लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये 3 व्यक्तियों की एक चयन समिति होगी। उस चयन समिति के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। और नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिए। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 3 वर्ष / 65 वर्ष। लेकिन निर्धारण करता कौन है? केंद्र सरकार। उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा। जैसे आपने देखा होगा 1 10 है, 1 4 थे, तो संशोधन किया गया 2019 में। तो इसमें आवश्यकता के अनुसार क्या किए जा सकते हैं? संशोधन भी किया जा सकता है। अब ये जो सूचना का अधिकार है, कहीं ना कहीं एक चीज और ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में इसे शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 में जहां पर यह कहा गया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहता उस विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर ही समाहित है क्या? सूचना का अधिकार। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एक तरह का हमारा फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है, मौलिक अधिकार। इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। त्यागपत्र किसको सौंपेगा? तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा, क्योंकि नियुक्त किसने किया है? राष्ट्रपति ने किया है। हटाना, हटाएगा भी कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। पहली चीज। जांच होगी, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। अगर अयोग्य है, असक्षम है, लाभ के पद पर है, भ्रष्टाचारी है, दिवालिया हो चुका है, पागल हो चुका है, कार्य करने में असमर्थ है, कदाचार के आरोप लग चुके हैं, उस आधार पर हटाया जा सकता है। किसको? पति को। ठीक है। योग्यता की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, विधि क्षेत्र में किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित किया व्यक्ति हो, लाभ के पद पर ना हो, किसी सदन का सदस्य ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसको क्या बनाया जा सकता है? केंद्रीय सूचना आयोग बनाया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। यहां से आपको कुछ ना कुछ जानकारियां देखने को मिलती हैं एग्जाम की दृष्टि से। केंद्रीय सूचना आयोग, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? केंद्रीय सूचना आयुक्त तो वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला प्रथम क्या थे? सूचना आयुक्त थे, केंद्रीय सूचना आयुक्त। वर्तमान की बात करें तो ध्यान रखिएगा,
बिल्कुल करंट बता रहा हूं। 7 नवंबर 2023 को इनकी नियुक्ति की गई है और नाम है हीरालाल सामरिया। इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। पहले ये सूचना आयुक्त थे, लेकिन इन्हें यहां क्या कर दिया गया, सूचना आयुक्त। अब स्पेशल ध्यान रखिएगा इनके बारे में, क्या है इनके बारे में विशेषताएं। तो दो विशेषताएं ध्यान रखिएगा। एक तो प्रथम दलित केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता, इनका संबंध राजस्थान से। ये इनके बारे में विशेषता आपको ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा एक महिला भी क्या बनी है, महिला भी सूचना आयुक्त बनी है केंद्रीय, जिसका नाम था दीपक संधू। ये एग्जाम में न्यूनतम कार्यकाल वाले, ये वो जानकारी है जो एग्जाम में छोटे मोटों में पूछ ली जाती है। एएन तिवारी, ये कुछ वो जानकारी है जो एग्जाम्स में आपको छोटे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, प्रथम महिला सूचना आयुक्त थी, वर्तमान कौन थे, न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे, वर्तमान जो थे उनके बारे में दो विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। एक तो चर्चा में क्यों है, चर्चा में अगर आप अखबार पढ़ोगे तो पता लगेगा, वो तो विपक्ष के नेता के तौर पर जो आपके नेता थे उनको बुलाया नहीं गया, इस आधार पर कहीं ना कहीं विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को ध्यान रखना है हीरालाल सामरिया बनाए जा चुके हैं, राजस्थान से इनका संबंध है और देश के प्रथम दलित केंद्रीय सूचना आयुक्त के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। तो ये कुछ जानकारी आपको एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती है, यहां से पूछी जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है। राजस्थान की बात करें, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, देश में किसमें, देश में सर्वप्रथम तमिलनाडु में, कहां पर, तमिलनाडु में राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हुआ था, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर की बात करें तो गोवा के अंदर, ये याद रखिएगा। राजस्थान से आप रहने वाले हैं तो राजस्थान को ध्यान रखिए, राजस्थान 2000 में, सन 2000 में राजस्थान के अंदर सूचना का अधिकार क्या हुआ, लागू हुआ। और सबसे लास्ट की बात करें तो लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर में 2004 में। ये कुछ जानकारी भी आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती। उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो आपको पता है सन 2000, उसके बाद 2006 के अंदर राज्य सूचना आयोग का निर्माण किया गया, धारा 15 के तहत। इसको याद रखिएगा, धारा 15 राइट टू इंफॉर्मेशन कानून की धारा 15 के तहत किसकी स्थापना की गई, राज्य सूचना आयोग की। इसी के तहत राजस्थान में अप्रैल 2006 में एमडी कोरानी प्रथम सूचना आयुक्त बनाए गए। ये जानकारी और आपको पता नहीं चाहिए। तो 12 के अंदर केंद्रीय सूचना आयुक्त और यहां पर राज्य सूचना आयुक्त, धारा 15 के अंदर। ये कुछ जानकारी और आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में यहां से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, कई एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा 2-3 बार। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।